हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड उन सारे प्रश्नों का कवर करेंगे जो आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी चाहे एनटीपीसी हो और एसएससी सारे में कभी न कभी इस टॉपिक से कई प्रश्न पूछे जाते हैं और जो काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं। मैंने इसे वीडियो में एक एक करके कन्फ्यूजन दूर करके सारे प्रश्न को कवर किया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को मिस नहीं कीजिए, पूरा देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि आपको आगामी सारे वीडियो मिलते रहे और समय पर सारे स्टैटिक जीके का आपका पार्ट पूरा हो जाए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में लागू हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प नीति को किसने लागू किया था। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने हड़प नीति को लागू किया था। तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी। द्वैध शासन से कई बार प्रश्न पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, भारत में नियुक्त होने वाला बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों ने भारत से व्यापार हेतु कब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसका आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। ये प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं। फिर अगला प्रश्न है, जब अंग्रेज भारत व्यापार करने आए थे तो उस समय दिल्ली पर शासक कौन था। तो आप लोग को याद होगा उस समय दिल्ली का शासक मुगल शासक था, जिसका नाम था जहांगीर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में ब्रिटिशों ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना गया। फिर नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। देखिए अब अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली क्या था, या इसे कैसे हम जानें कि द्वैध शासन प्रणाली क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में प्रशासन बंगाल के नवाब चलाता था और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण यह सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। यही द्वैध शासन प्रणाली था। अब इसका कुछ नोट है। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने। इसके समय काल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया एवं बंगाल के गवर्नर का नाम बंगाल के गवर्नर जनरल हो गया। अब देखिए गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल हो गया। अब इससे एक और प्रश्न बनेगा, बंगाल का आखिरी गवर्नर एवं पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आप लोग अभी जस्ट देखें कि वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, क्योंकि ये इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से हुआ। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ, इसका नाम क्या था, इसका क्या काम था। इसका काम था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना, संसदीय प्रणाली को स्थापित करना, राजनीतिक कार्य को मान्यता देना, इसका मेन काम था। फिर इसके लिए कुछ नोट्स भी है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसकी पहली न्यायाधीश एलिजा इम्पे थी। पूछ सकता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। इसी के समय काल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, साथ ही भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन इसी के समय काल में हुआ, इसलिए आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी की कमजोरी को दूर करने के लिए और अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 में ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश इंडिया एक्ट पास किया। इसके साथ इंग्लैंड में नियंत्रक दिशा की स्थापना की गई। विरोध में वारेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड चले गए। वहां जाने के बाद उन पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग चलाया, पर संसद ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। इनके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस अगले गवर्नर जनरल बने। सबसे पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है। इन्होंने अपने समय काल में 3 प्रमुख काम किए थे, जो आगे दिया गया है। इनका पहला काम था सिविल सेवा का दिन उत्पादों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा होता था।
पुलिस व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की और पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति की। अगला है अस्थायी बंदोबस्त। इसमें 1773 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर योजना लागू की, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व 90% भाग कंपनी को और 10% भाग अपने पास रखना होता था। इस योजना को सर्जन सर ने बनाया था। नोट है, अब देखिए, उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने की थी, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसको भी अपने याद रखिए कि लॉर्ड डलहौजी ने प्रतियोगिता परीक्षा की स्टार्ट कराया। फिर अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समय में टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि भी की थी। श्रीरंगपट्टनम मैसूर से 9 किलोमीटर दूर कावेरी नदी के टापू पर स्थित है। कॉर्नवालिस ने इस किले की घेराबंदी कराई थी। उस समय उसके लिए इस किले पर राज्य हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान करता था। फिर नेक्स्ट है, 1793 ईस्वी में इस घेराबंदी का अंग्रेजों के साथ संधि करके हुआ था। अगला है, खारदा का युद्ध किसके बीच हुई थी? खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? खारदा की लड़ाई जिसे खुरला की युद्ध भी कहा जाता है, और 1795 में हैदराबाद के निजाम और मराठा संघ के बीच हुई थी, जिसमें निजाम की हार हुई थी। खारदा का युद्ध सर जॉन शोर के समय में हुआ था। देखिए, अब आए लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका कार्यकाल था 1797 से 1805। इसे बंगाल के शेर के नाम से भी जाना जाता था। सहायक संधि प्रणाली, बेसिन की संधि, चौथा अंगल में से युद्ध, प्रेस पर प्रतिबंध इसी के काल में लगा था। अब देखिए, सहायक संधि प्रणाली क्या था? तो इसने भारत में फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने हेतु सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी। इस प्रणाली का उद्देश्य था ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना था, जिस सबसे पहले हैदराबाद का शासन इस संधि को स्वीकारा था। उसके बाद आता है बसीन का संधि। यह संधि अंग्रेजी और मराठा पेशवा बाजीराव के बीच हुई थी। फिर आता है चौथा अंगल मैसूर युद्ध, जो 1799 में ईस्वी में था। अंग्रेज और हैदर अली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच समय समय पर युद्ध हुए, जो बाद में चौथा अंगल मैसूर युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए, अभी गवर्नर जनरल और वायसराय की और भी सारे प्रश्न बाकी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर मैं वीडियो बनाऊं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। मैं इसका दूसरा पार्ट भी जल्द ही बनाकर रेडी कर दूंगा।